सरकार किसानों के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि उनको फायदा पहुंचे। अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो। मैं बिहार सरकार की अगर बात करूं तो बिहार सरकार कृषि यंत्र योजना चलाती है, कृषि फसल बीमा योजना चलाती है, अलग अलग तरह की डीजल योजना चलाती है ताकि किसानों को फायदा पहुंचे। आज मैं फिलहाल अररिया कृषि जो कार्यालय है उसके परिसर पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारी दुकानें लगाई गई हैं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जिला स्तरीय किसान मेला है, सह कृषि प्रदर्शनी है। यानी इस मेले में आपको दिखाया जाएगा कि किसानी जो होती है, जो खेती बाड़ी होती है, वो किस तरीके से की जाती है और जो सरकार है वो किस तरह की मदद करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा ये इलाका पूरी तरह से किसानों पर बेस्ड है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो किसान है, कृषि है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस मेला में आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। और अगर मैं बात करूं दूसरे मेले की जहां पर डांस होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है, यह अफसोस की बात है। यहाँ कृषि के बारे में जानकारी दी जा रही है लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मेले में कृषि के लिए यानी किसानों के लिए क्या कुछ है, कौन सी सुविधाएं हैं जो दिखाना चाहती है सरकार। आइए मैं आपको कई सारी दुकानों में, स्टॉलों में लेकर के चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि सरकार क्या कुछ कर रही है किसानों के लिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। खेती बाड़ी भी अब टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हो रही है। ये ड्रोन है और इस ड्रोन के जरिए से ही अब खेती बाड़ी होगी, यानी कि कीटनाशक का जो छिड़काव होगा इस ड्रोन के जरिए से होगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रोन है। नैनो जो यूरिया है या नैनो DAP है उसका छिड़काव इन ड्रोन के जरिए से छिड़काव किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर एक भाई है जो इस प्रदर्शनी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई आप बताइए किस तरीके से ये किसानों के लिए फायदेमंद है। देखिए इसमें जो है ये मिला है इफ्को की तरफ से, जो इफ्को में नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव होता है, तो इसके माध्यम से किसान को मतलब बहुत आसान हो गया है दवाई का छिड़काव। तो उसके लिए मतलब ये नैनो यूरिया हो गया और ये नैनो DAP हो गया। ये दोनों 1 एकड़ का डोज है और इसमें 10 लीटर का टैंक है। तो इसको दोनों बोतल को और 10 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर कितना एकड़? 1 एकड़। कितना पैसा अगर खर्च होगा, अगर लागत किसान को 250 रुपया एकड़ पर लगेगा चार्ज इसका छिड़काव करवाने का। ये क्या होता है, खरीद करके लेके जाते हैं? ये अभी हम लोग को इफ्को की तरफ से मिला है। अगर किसान लेना चाहे तो सरकार से सब्सिडी क्या है नहीं उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, बट हम लोग को इफ्को की तरफ से मिला है नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव करने के लिए। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन है इसके लिए भी सरकारें जो है कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। ड्रोन योजना चलाया जा रहा है, ड्रोन दीदी के नाम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शुरुआत कर चुकी है ताकि खेती बाड़ी में लोगों को फायदा पहुंचे। अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे आपसे मिलेंगे? कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9199346977। आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। अररिया जिला मेरा घर पड़ता है भड़गमा प्रखंड। आपके पास कितने ड्रोन? अभी अररिया जिला में टोटल 4 ड्रोन है। इस साल आपने कितने एकड़ में छिड़काव किया? लगभग 2.25 एकड़ के आसपास किए। गेहूँ, मक्का, धान सब कुछ हो जाएगा, मखाना और सब सारा कुछ हो जाएगा। 250 रुपया लगेगा, दवाई आपका रहेगा। मैं फिलहाल एक दूसरा स्टॉल है इस पर लेकर के आया हूँ। देखिए मिट्टी जांच प्रयोगशाला अररिया लिखा हुआ है और कई तरह के केमिकल्स यहाँ पर रखे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से मिट्टी का जांच होता है और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। सर आपसे ही जानना चाहूँगा क्या कुछ होता है सर। अररिया जिले में एक जिला स्तरीय लैब है मिट्टी जांच प्रयोगशाला और इस जिले को 8400 मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त किसान सीधी तौर पर भी मिट्टी लेके नमूना लेके आते हैं और उसका जांच करके हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट ये किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और जितने भी रकबे का मिट्टी सैंपलिंग आता है 1 एकड़ का, 50 डिसमिल का, 25 डिसमिल का, तो उसमें फर्टिलाइज़र का डोज जो किस किस फसल पर कितना कितना मात्रा में देना है ये डोज का रिकमेंडेशन सॉइल हेल्थ कार्ड में किसानों को करते हैं।
इससे संतुलित उर्वरक का किसान प्रयोग करते हैं, लागत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। मिट्टी जांच कराने से सभी पोषक तत्वों का किसानों को जानकारी प्राप्त होता है, किस पोषक तत्व की कमी है और कितना मात्रा में डालना है। इसी के आधार पर किसान अपने खेतों में डालते हैं। धन्यवाद। सर, ये लैब गवर्नमेंट के द्वारा ये संचालित लैब है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये फ्री सेवा है, किसानों को फ्री में जांच करके ये सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध है। सर, अगर आपके पास आना चाहे आपके कार्यालय में तो कहाँ आना पड़ेगा किसानों बस इसी पीछे बिल्डिंग जो है ये मिट्टी जांच प्रयोगशाला लैब है। जी सर। उस लैब में मैं दिलीप कुमार सिंह, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध हूँ। आकर के किसान सीधे तौर पर मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं। और अपने एवरेज कितने किसान आ जाते हैं यहाँ सैंपलिंग की अगर हम बात करें महीने में तो जैसे फसल के टाइम में ही लोग आते होंगे? 8,400 हमारा जिले का लक्ष्य है, नहीं जिसका जांच मुझे करना है मिट्टी नमूने का। इसके अतिरिक्त जो किसान सीधे तौर पे हमारे पास मिट्टी लेके आ जाते हैं, उनको भी जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं। सर, अब तक कितने जांच हुए हैं? कुछ ऐसा कोई रिपोर्ट है सर आपके? 8,000 लगभग जांच हो चुके हैं। हो चुका है। जी हाँ, चलिए, उसी का ये हेल्थ कार्ड किसानों को बट रहा है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आज के दौर में भी बिना केमिकल के खेतीबाड़ी हो सकती है? अगर हो सकती है तो इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं, ये सारा सामान बिना किसी केमिकल के उगाया गया है, प्राकृतिक नेचुरली तौर पर इसको उगाया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस स्टॉल के मालिक हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप बिना केमिकल के ये सारी चीज़ें आप उगाते हैं, बताएं आप। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है और हम लोग भीमा कामत स्वयं सहायता समूह चलाते हैं अररिया में, पलासी प्रखंड में। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि कैसे उगाते हैं, इसमें बड़ा ही सिंपल है तरीका। इसमें गोबर, गौमूत्र वगैरह मिला के हम लोग जो है एक खाद बनाते हैं जिसको जीवामृत बोलते हैं। ये जीवामृत का जो खाद है ये मिट्टी में डलता है और बाकी केमिकल खाद और बाकी सारी दवाइयों को ये रिप्लेस कर देता है। हमें करीब 5 साल हुआ है ये सारा करते हुए और ये जितना भी आप उत्पाद देख पा रहे हैं ये सालों साल का मेहनत है जो अब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या केमिकल के मुकाबले में ये सब जो खेती आप करते हैं, क्या इसके फसल जो होती है तो कम होता है पैदावार या केमिकल वाला ज़्यादा पैदावार होता है? किसमें ज़्यादा पैदावार होता है सर? देखिए, शुरू में अभी जो मिट्टी का जो हालत है हर किसान के खेत का, उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन है नहीं, खेत में चाली है नहीं, बैक्टीरिया वगैरह कुछ है नहीं। तो अगर आप एक झटके से बोलिएगा ना, अभी जो हमारा मिट्टी है उसका हालत हो गया है, उसको बोतल पीने का आदत हो गया है जी। अब आप बोलिएगा कि कल से बोतल छोड़ दो तो वो हो नहीं सकता है। तो हमने लेकिन ये काम किया, हमने एक बार में सारा खाद छोड़ा था और हमने उस चीज़ों पे काम करना शुरू किया जिससे मिट्टी का सेहत को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। 2 ही चीज़ होता है इसके अंदर, सबसे पहले आपको बैक्टीरिया भर के इसमें जितना डल सकता है, फिर दूसरा चीज़ है आपको खेत के अंदर जो जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो फसल अवशेष वगैरह उसके अंदर डालना होता है, गोबर का खाद डालना होता है। ये सब चीज़ मतलब करते करते अब जाके खेतों में सुधार हुआ है। पहले उपज घटेगा, उसके बाद उपज में सुधार होगा। आज की डेट में यही जो BB11 धान है जो इस पूरे इलाके में उगाया जाता है, 2 साल पहले हमारा जिला रिकॉर्ड है 32 क्विंटल पर एकड़ का। कोई केमिकल वाला भी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। विदाउट केमिकल 32 क्विंटल पर एकड़ जिला रिकॉर्ड है कृषि विभाग के पास में। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये सारा सामान आपने उगाया है तो क्या इसका जो कॉस्ट होता है केमिकल के मुकाबले में कम होता है या ज़्यादा होता है? आप प्रोडक्शन कॉस्ट पूछ रहे हैं या सेलिंग कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ता पड़ता है हमें। सस्ता पड़ता है। हाँ। और सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग में क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा। तो ये मतलब दोनों तरीके से किसान के लिए फ़ायदेमंद का सौदा है। आपको लागत भी कम है और रेट भी अच्छा मिलता है। बस देखिए अंतर कहाँ पे आ जाता है ना कि ये सब चीज़ को हम ऐसे खुले में नहीं बेच सकते। इसको मतलब कम से कम अपना टैग लगाना है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अभी जैसे इसमें हमने शहद में फैंसी पैकेजिंग निकाल दिया। ये शहद है? ये शहद है। अच्छा। और
शहद भी हमारे विदाउट पास। केमिकल है इसमें? हाँ, प्योर? केमिकल डालिएगा तो मधुमक्खी मर जाएगा नहीं उसमें नहीं, अरे जब शहद को बनाने के बाद। processing प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं, हाँ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड। इसको सिर्फ कपड़े से छान के बस इसको पैक कर दिया जाता है। इसके अंदर और कोई प्रक्रिया नहीं किया जाता है, कोई पेस्चराइजेशन नहीं होता है इसमें, कोई इसको उबाला नहीं जाता है। और मेन जो फ़ायदा है इन सब चीज़ों को इस तरीके से खाने का कि आपको ना खाने में स्वाद मिलेगा। अभी ये हमारा जो ये खीर वाला चावल है, ये एकदम बेस्ट सेलर है। ये हमने सोचा कि डिमांड ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा हमने ज़्यादा उगाया। 15 कुंटल चावल हमने उगाया, 20 कुंटल से ऊपर का डिमांड हो गया है। अच्छा। और अभी भी हम डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ में ऐसे ही हो रहा है। अभी आप जैसे देखेंगे गेहूं का दलिया है, ये गेहूं का दलिया अब अररिया में भी लोग खा रहे हैं इसको, और काफ़ी सारा सामान हमारा बाहर भी जाता है कुरियर वगैरह से। तो हमेशा ऐसे ही रहता है। आप देखिए इतना चीज़ है डिस्प्ले पे, लेकिन आपको यहाँ बिकता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि एक ख़त्म हो जाता है पहले ही। अच्छा। हाँ, प्रदर्शनी के लिए, डिस्प्ले के लिए काफ़ी सारे आइटम हम लोग रखते हैं। जो सामान हमने जैसे जिसका कोटा फिक्स कर रखा है कि ये हमें मेला के लिए रखना है, तो वो सारा मेला में सेल के लिए आ जाता है। भीमा कामत का मोटिव और भीमा कामत के बारे में पूरी डिटेल थोड़ा हमको बताइए। देखिए, भीमा हमारे गांव का नाम है और कामत एक संस्कृत का शब्द है जिसका जहाँ पे भी मिट्टी से जुड़ा काम होता था उस जगह को कामत बोलते थे। ऐसे आप हमारे अररिया जिला में देखिएगा बहुत जगह पे गांव और उस गांव का कामत ऐसे करके एक चलन है। तो ये इसका असली मतलब है। भीमा गांव का नाम हुआ, कामत मिट्टी से जुड़ा हुआ काम जहाँ पे होता है। हम लोग 12 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देसी गाय पालते हैं, देसी मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, मछली पालते हैं, फल का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, अनाज का खेती करते हैं, दलहन तिलहन करते हैं, नर्सरी रखते हैं, बीज अपना हम लोग खुद बचाते हैं, बीज किसानों को भी देते हैं, और सारा चीज़ तैयार करके सीधा कस्टमर को बेचते भी है। लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये हमारा नंबर है इसमें पीछे बैनर पे, ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8527 250 662। ये एड्रेस जरा बता देंगे? ये हमारा भीमा गांव, पंचायत भीखा, प्रखंड पलासी, पोस्ट बलवा ड्योढ़ी, जिला अररिया। सरकार की तरफ से मत्स्य योजना के लिए या मछली पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। पोखर खोदने के लिए पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और देखिए, मछली पालने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है ये जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मछली पालन करके क्या क्या फ़ायदे कम कर रही हैं और क्या कुछ प्रोडक्ट है आपके पास? मैं अंजलि कुमारी, रानीगंज मत्स्यम फिश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सहायक कार्यरत हूँ अभी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मत्स्य विभाग से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो लोग इसमें जो है मछली पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी क्या है कि लोग सिर्फ मछली पालन ही कर रहे हैं, इसके आगे क्या होता है उनको अभी तक इनकी जानकारी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट लिंकेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बिहार में, तो क्या करते हैं किसान लोकल मंडीज़ में या लोकल मार्केट्स में इसको बेचा करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करें, जो जिस मछली की दाम कम होती है, जैसे कि रोहू, कतला, मृगल, ये सब के तो दाम ऐसे ही ज़्यादा है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बिक जाती है। जो लो कॉस्ट फिश है, जैसे कि आपका पंगास वगैरह हो गया, जो कि कम दाम में बिकता है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग मछली का अचार बनवा देते हैं उसमें। तो जैसे कि ये हमारा मछली का अचार है, जो मछली का भी अचार बनता है क्या? जी, मछली का अचार है ये। अच्छा। और इसको जैसे झींगा मछली, जो लास्ट में जो नीचे में तालाब के नीचे जो झींगा रहता है, तो लोग उसको जनरली खाने में यूज़ करते हैं, या तो उसका सेल्स नहीं है, तो उसको भी अचार में कन्वर्ट करके इसको अभी मतलब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है रानीगंज में। और दूसरा है सूखी मछली का अचार। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 वेराइटीज़ है, सूखी मछली का अचार, आपका जो लाइव जिंदा मछली का अचार, और ये है आपका झींगा मछली का अचार। दूसरा प्रोडक्ट ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे लेमन ग्रास की खेती की जाती है रानीगंज तमघट्टी में, जो कि हमारे पास अभी 10 एकड़ में प्लांटेशन चल रहा है, जो कि ये लेमन ग्रास प्लांट है। इस प्लांट की प्लांटेशन के साथ साथ वहाँ पे हार्वेस्टिंग और डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जो ये ऑयल है हमारा,
इस ऑयल को भी वहीं पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी अभी कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस हमारी ऑनगोइंग है। अभी मार्केट में आपका क्या क्या प्रोडक्ट आया हुआ है? मार्केट में हमारा जैसे कि प्रोडक्ट है आप प्रकार, जैसे पिकल आइटम्स मैंने आपको बता दिया, लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास का टीकट है जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है सुबह से, तो वो हमारे पास है। दूसरा हमारे पास लेमन ग्रास प्लांट है। तो इतने सारे प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास लाइव फिश का भी अभी चल रहा है प्रोसेस, कि लाइव फिश भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी हैं, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है ONDC माई स्टोर पे भी अवेलेबल है। वहाँ से भी लोग इसको मतलब खरीद सकते हैं। अगर जैसे कि किसान मेला तो 1 से 2 दिन का होता है, तो बाकी दिन में कस्टमर्स को कहाँ से मिलेंगे? तो माई स्टोर ONDC पे जा करके रानीगंज मत्स्य फिश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सर्च करेंगे तो उसमें सारा आइटम्स आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एवरेज डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट का? अभी तो सर डिमांड की बात करें तो हमारा जो अभी डिमांडेबल प्रोडक्ट्स है वो हमारा लेमन ग्रास ऑयल है, टी कट्स है और लेमन ग्रास प्लांट है। फिश पिकल पे सर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अभी किसान मेला जगह जगह मेला लग रहे हैं, तो उसके थ्रू किसानों को अवेयर किया जा रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अभी कमर्शलाइजेशन चल रहा है। प्रोसेसिंग कहाँ होता है? आप ही खुद करती हैं या किसी के थ्रू से होता है? प्रोसेसिंग सर हमारा अभी 5 FPO है। एक तो हमारा अररिया में रानीगंज है, पूर्णिया में 4 है, धमदाहा, भवानीपुर, रुपौली और बनमनखी। तो प्रोसेसिंग जो महिलाएं समूह होती हैं, SHG महिलाएं, वो स्वयं सहायता समूह हम लोग एकत्रित करते हैं। 20 महिला का समूह या 12 महिला का समूह बना करके उनसे ही बनवाते हैं हम लोग अचार, ताकि उनकी भी आजीविका थोड़ी सुधरे और मतलब जो हमारा मत्स्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसकी भी आय बढ़ोतरी की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ स्पेन इसकी जो प्रोडक्ट की हमारा 6 मंथ है, और अगर इन रूम टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग किया जाए तो 8 मंथ तक आप इसको सेल्फ लाइफ इसकी कर सकते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह भी डालते हैं आप? नो प्रिजर्वेटिव्स, सारी चीज़ें प्राकृतिक है। सारे प्राकृतिक है। स्टॉल लगाया है कि बकरी पालन, गाय पालन के लिए आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार के द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, तो आप उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल किसान भाई बहन है, इस योजना के तहत आप जाके गवर्नमेंट state.gov.in पे जाके आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म का जो तारीख होता है सितंबर और अगस्त के टाइम में आता है, और अगर आपके पास 16 अगस्त से ज़मीन ले सकते हैं, और आप जो है इसके लिए सरकार भी आपको ऋण देती है। जो जनरल लोग रहते हैं उसको 50% अनुदान मिलता है, SC ST के लिए 70% अनुदान है। तो उस पर जो है आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बकरी पालन और गाय पालन, बकरी जो है सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। फॉर्म के लिए आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म का उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। और समय समय पर जो वैक्सीनेशन आता है, वो वैक्सीनेटर हमारे जो होते हैं घर घर जाके आपको वैक्सीनेटर का जानकारी देते हैं और उसका वैक्सीन भी आप करवा सकते हैं। तो ये हमारी योजना है। अभी जो अगर मान लीजिए कोई बकरी पालन करना चाहता है, जी जी, तो उसके लिए कब अप्लाई करना पड़ता है और क्या क्या फ़ायदे उनको मिल सकते हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आपको लोन मिल सकता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 50% मिलेगा, और SC ST हैं तो आपको 70% अनुदान दिया गया है। जितना दिया जाएगा 70% माफ़ होगा या क्या होगा? नहीं, वो माफ हो जाएगा। अच्छा। 70% अनुदान का मतलब सब्सिडी है कि आपको उतना माफ हो गया सरकार के द्वारा। अच्छा अच्छा अच्छा। 16 अगस्त से भी आप कर सकते हैं। आपके पास जमीन है तो आप एक पोल्ट्री फार्म या एक मुर्गी का फार्म जो होता है, बकरी का फार्म होता है, गाय का गौशाला भी खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार आपका मतलब हेल्प कर रही है। अगर आप 20 बकरी लेते हैं उसके साथ 1 बकरा, 40 बकरी पे 2 बकरा, और 100 बकरी लेते हैं तो उसके साथ 5 बकरा दिया जाएगा। ये जनरल और अनुसूचित जनजाति के लिए सेम है। लगभग कितना पैसा दिया जाता है, मदद की जाती है? पैसा तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फॉर्म खोल रहे हैं। आप एप्लीकेशन जाएंगे, आप जब ऑनलाइन साइट पे जाएंगे state.gov.in पे, तो आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से योजना का लाभ लेना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए। ऐसे जनरली जो है इस योजना का लाभ आपको सितंबर और अक्टूबर में मिलता है। तो आप उस टाइम जाके आप, क्योंकि ऑफलाइन अब सब बंद हो गया है, सारा कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑनलाइन ही जाके अप्लाई करना होगा। टाइम से साइट को चेक करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा, ताकि आपको कोई भी इस तरह का नया कोई जानकारी मिलता है तो आपको उस टाइम अप्लाई कर सके। यहाँ कितने फॉर्म ऐसे चल रहे हैं, कोई जानकारी है जो लोग लाभ ले पा रहे हैं पशुपालन विभाग से? हमारा जो हम मेनली सिकटी से हैं, सिकटी प्रखंड के हैं, तो ये अररिया प्रखंड अलग हो जाता है। तो हमारे इधर जो भी गौशाला हैं वहाँ पे बकरी पालन का अलग फॉर्म है, तो हम लोग उसमें विजिट करते हैं, किसान भाइयों को
को जागरूक करते हैं कि कब उसको डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जब भी हमारे वैक्सीनेटर आपके घर आते हैं तो आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते, ईयर टैगिंग होता है वो नहीं करवाना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि जो अगर हमने टैगिंग करवा दिया तो गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, तो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग जगह जगह पे कैंप करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि आपको कौन सा मेडिसिन कब यूज करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो हमारा साल में 4-5 वैक्सीन होता है FMD का। कोई आंकड़ा है कितने लोग इससे फायदा उठा पाए हैं या? हाँ, मतलब आंकड़ा तो वो हमारे अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आंकड़ा लगभग सारे ही मतलब प्रखंड में हमारे वैक्सीनेटर जाते हैं, सारे लोगों को लाभ मिलता है। जितने भी किसान भाई बहन हैं, इसका मतलब बहुत लोग को जैसे KCC फॉर्म आया था तो उसके थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए भी दे रही है। तो गाय भैंस बकरी के लिए भी वो फॉर्म मिलता है, तो आप उसको भी KCC ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर जैसे मान लीजिए बकरी पालन ही है या गाय पालन है या भैंस पालन, इसमें कौन से ब्रीडिंग यहाँ ज़्यादा लोग पालन कर रहे हैं? यहाँ पे तो जैसे हमारे वर्धा के एक विनोद शर्मा हैं, उन्होंने नस्ल पे काम किया है, 4-5 जनरेशन उन्होंने, बहुत ही तारीफ़ काबिल है तो उनका मतलब ये काम। और आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं उनका, जो डॉक्टर प्रियंका रॉय के नाम से है, कितने पैसे है वो हम बता रहे हैं, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। वो नस्ल को एक काम की नस्ल को परिवर्तन का, क्योंकि जो छोटे नस्ल होते हैं उसमें दूध कम मिलता है, उत्पादकता उसकी कम होती है। जब नस्ल सुधार पे काम किया गया तो उसकी उत्पादकता एकदम बढ़ गई, और उसमें उन्होंने साहिवाल और भी जो भी जर्सी आते हैं, जितने विदेशी हैं, हमारे जो इंडियन कॉ भी है उसको भी उन्होंने एक तरह से मॉडिफाई करके उससे जो 5 लीटर दूध देती है उसे 17-18 दूध मतलब मिलता है। तो मैम यहाँ बहुत सारी जगह पे पानी में आयरन है। अच्छा। जर्सी की वजह हमने खुद पालन किया है। मतलब प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली जर्सी गाय जो होती है बहुत ही कोमल होती है, उनको गर्मियों में AC लगाना पड़ता है, ठंडे में उसके लिए हीटर लगाना पड़ता है, वो उसका एक मैनेजमेंट होता है कि गाय बहुत आयरन की वजह से भी कहीं ऐसा नहीं, आयरन की वजह से तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसको नीड भी है बॉडी में। जितना ऐसे कभी कभी हम सॉल्ट का वो मिट्टी आता है तो सॉल्ट का वो देते हैं चाटने के लिए, उसको जो नीड है उतना जरूरी है। आप बेसिक ये कर सकते हो कि 3 महीना पे उसका डिवॉर्मिंग करो, और 1 महीने कम से कम उसको जो है बतीसा जो आता है मिनरल मिक्सचर, ये हो गया, तो ये मिनरल मिक्सचर आप उसको खिलाना ही खिलाना है। जब भी बहुत लोगों का रिपीट ब्रीडिंग का समस्या होता है कि उसके जो है गाय भैंस जो है पाल नहीं खा रहा है, रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है, और किसी का मतलब कि पेट ही फूल गया, तो अगर आप ये प्रोटोकॉल होता है, हमारा जो एक डॉक्टर का काम है प्रोटोकॉल, अगर आप डिवॉर्मिंग करते हो, मल्टीविटामिन देते हो, अंकुरित चना अनाज जैसे कि कुछ भी अंकुरित उसे देते हो, तो ये जो है आपके गाय को न सिर्फ स्वस्थ रखेगी बल्कि उसका उत्पादकता को भी बढ़ाएगी। हमेशा मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, मेडिसिन में केमिकल होता है और वो जो है एंटीबायोटिक दूध को और कम कर देती है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी प्राकृतिक है नेचुरल तरीके से उसको हम यूज करें और अपने गाय भैंस का जो है दूध उत्पादकता बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको अलग अलग स्टॉलों में पहुंच करके आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश की, और भी बहुत सारे स्टॉल हैं, हम वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और लेकिन हमने आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा दी है कि किस तरीके से किसान मेला में जो प्रदर्शनी लगाई गई है वाकई देखने लायक है, और साथ ही साथ किसानी करके यानी कृषि करके खेती बाड़ी करके फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ये भी आपने देखा कि किस तरीके से मछली पालन करके सिर्फ मछली को बेच ही नहीं रहे हैं बल्कि प्रोसेसिंग करके अचार बना रहे हैं, तेल बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपने जैसे कि देखा कि प्राकृतिक यानी नेचुरली तौर पर खेती की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपने इससे पहले कई सारी रंगोली आपने देखी होगी जो रंगों से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जी से रंगोली बनाई गई है। ये देखिए, आपको ये सब्जी ही दिखाई दे रही, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। मटर है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, सेम है यहाँ पर, उसके अलावा आलू है, बैगन है, प्याज है। तो इस तरीके से रंगोली बनाई गई है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीज़ें आप उगाते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसका जो उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए भी कृषि यंत्र योजना जारी है। यहाँ पे ड्रोन योजना था, प्राकृतिक तौर पर किस तरीके से खेती बाड़ी की जाए उसके लिए भी यहाँ पर था। मिट्टी को कैसे बचाया जा सके और उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी यहाँ पर मौजूद है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। आप आइए और लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे मेलों में आप जाते हैं, डांस गाने बजाने में जाते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी और हमारे जो परिवार है उसकी ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पर ज़रूर आइए और कुछ सीख करके जाइए। आपकी है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए।